स्वागत है आपका खेत खलिहान में। मैं हूं अंजू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं खेत खलिहान के आज के संग की। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज के एपिसोड में हम अपने किसानों के लिए क्या विशेष लेकर आए हैं। जी हां, सबसे पहले हम बागवानी से जुड़ी हुई एक खास फसल की बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे शरीफा के बारे में, जिसे हम सीताफल के बारे में भी जानते हैं। हमारे किसान कैसे इसकी बागवानी कर सकते हैं और क्या लाभ है, ये सभी जानकारियाँ आज के खेत खलिहान में आप तक पहुँचेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे उन किसानों की जिनके खेतों में अक्सर पानी जमा हो जाता है, भौगोलिक स्थिति के चलते जल भराव हो जाता है, तो कैसे वो जल निष्कासन कर सकते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, वैज्ञानिक सलाह इससे जुड़ी हुई भी आप तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेत खलिहान की। खेत खलिहान में आज हम बात करेंगे शरीफा की बागवानी के बारे में। जी हाँ, शरीफा, जिसे हम सीताफल के नाम से भी जानते हैं, मीठा सा ये फल एक विशेष महक लिए होता है, जिसके चलते इसे जानवर नहीं खाते हैं। खास तौर पर इसमें बीमारी और कीटों की भी समस्या नहीं होती है। तो हमारे किसान इससे कैसे जुड़ सकते हैं कि इसका औषधीय महत्व भी होता है, इसके चलते भी इसकी मांग बनी रहती है। किसान कैसे इसकी बागवानी कर सकते हैं, कौन कौन सी विशेष बातें इससे जुड़ी हुई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसान भाइयों, बदलती जलवायु और विशेष रूप से कम पानी की उपलब्धता की दशा में शरीफे की खेती हमारे लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, अंचल हैं कि जहां पर पथरीली ज़मीन है, पहाड़ी ज़मीन है, पानी की सुविधा नहीं है या पानी बहुत कम उपलब्ध है, मिट्टी अच्छी नहीं है, नमकीन मिट्टी है, क्षारीय मिट्टी है। ऐसी दशाओं के लिए शरीफे की खेती बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। विशेष तौर से जो हमारी भारत सरकार ने इस समय किसानों की आय बढ़ाने के बारे में एक कार्यक्रम चला रखा है, ऐसी दशाओं में तो इसकी खेती बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है। शरीफे को हमारे देश में जो साधारण शरीफा होता है उसको शरीफा या सीताफल कहते हैं, और इससे मिलते जुलते दो तीन प्रकार के फल और होते हैं जिनको कि लक्ष्मण फल, हनुमान फल भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा मिलता जुलता ही होता है। तो ये दो तीन तरह के जो फल होते हैं वो हमारे देश में उगाए जाते हैं और उनको साधारण रूप से शरीफा ही बोला जाता है। लेकिन जो मुख्य शरीफा होता है उसको जो बाज़ार में हमारे अधिकांश मिलता है, इसमें चीनी का अंश काफ़ी होता है और इसमें जो खनिज तत्व भी पाए जाते हैं फल में, अतः ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है। शरीफे के फलों को ताज़ा तो खाया ही जाता है, इसके साथ साथ इसकी आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनती है और इसके गूदे को या पल्प को निकाल करके बड़े बड़े ड्रम में भरकर आजकल हम विदेशों को भी निर्यात कर रहे हैं। इसकी तकनीकी हमारे यहाँ उपलब्ध है, हमारे देश में उपलब्ध है। तो इसके माध्यम से शरीफे की खेती उन ज़मीनों में करके जहाँ पर कई अन्य फसलें सफलतापूर्वक नहीं ली जा सकते हैं, उन ज़मीनों में इसकी खेती करके किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसकी खेती के लिए प्रमुख रूप से हमारे देश में 5-6 किस्में हैं जो कि ज़्यादा प्रचलित हैं। सबसे प्रथम किस्म जो है उसको बहुत ही लोकप्रिय है, जिसको बाला नगर नाम से कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ऐसे राज्यों में ज़्यादा उगाई जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो महत्वपूर्ण किस्म है उसका नाम है अर्का सहान। ये बेंगलोर के भारतीय बागवानी संस्थान जो है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है, उससे निकाली गई है और इसके फल बहुत अच्छे होते हैं, खाने में बहुत अच्छे होते हैं। फल का जो आकार होता है वो साधारण फल लगभग 250 ग्राम 200 ग्राम से ऊपर ही होता है और कभी कभी अगर अच्छे से उसकी खेती की जाए, उर्वरकों की जो अच्छे से दिया जाए, तो लगभग 500 ग्राम प्रति फल तक इसकी एक फल का वज़न हो सकता है और एक पेड़ से 10 से लेकर के और 20 किलोग्राम तक प्रति पेड़ उपज मिल सकती है। इसको लगाने के लिए 1 हेक्टेयर में लगभग 400 पौधे लगाए जा सकते हैं शरीफा के। मिट्टी के अनुसार और मिट्टी की उर्वरता के अनुसार इसके पौधों की जो दूरी कतार से कतार लगभग 4 से 6 मीटर रखी जा सकती है और वैसे पौधों से पौधों की दूरी भी 4 से 6 मीटर रखी जा सकती है। 4 से 6 मीटर इसलिए कि अगर ज़मीन अधिक उर्वरता युक्त है तो इसकी दूरी लगभग 6 से 6 मीटर रखनी चाहिए और अगर ज़मीन बहुत ख़राब है
उर्वरता उसकी कम है तो इसकी दूरी 5 मीटर या उससे भी कम 4 मीटर भी की जा सकती है। अब किस्मों में हम और आते हैं कि किस्मों में बालानगर और अर्का शाहन के अलावा अभी 1-2 किस्में और भी निकाली गई हैं, जैसे कि अर्का नीलाचल केसरी निकाली गई है। ये भी बहुत अच्छी किस्म है और फलों का वज़न लगभग 150 ग्राम से लेकर के 200 ग्राम प्रति फल होता है और प्रति पौधा 10 से 12 किलो या कभी कभी 15 किलो तक उपज प्राप्त की जा सकती है। पौधे लगाने के लिए अभी ये समय, जैसे गर्मी का समय चल रहा है, मई जून में जो दूरता के अनुसार लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर लंबे चौड़े और गहरे गड्ढे खुदाई करके 15-20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए उसको खुला छोड़ देते हैं और जैसे बरसात शुरू होती है वैसे 1 से 2 टोकरी गोबर की खाद और लगभग आधा किलो के अनुसार, आधा किलोग्राम के आसपास नीम की खली अगर उपलब्ध है तो ये, और या जो कंपोस्ट है, गांव की कंपोस्ट होती है, उसको मिला करके गड्ढे को भर दिया जाता है और कलमी किए हुए पौधे ला करके हम लगा सकते हैं। यहाँ पर ये खास बात ध्यान देने योग्य है कि अगर कलमी पौधे नहीं हैं तो बीजू पौधे भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बीजू पौधे से भी अच्छी उपज होती है। और बीजू पौधों के साथ में ख़ास बात ये होती है कि इसमें जो पानी देने के लिए या खाद देने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि बीजू पौधे की जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और कंकरीली, पथरीली या क्षारीय ज़मीन में ये बीजू पौधे ज़्यादा सफलतापूर्वक लगाए जा सकते हैं। तो बीजू पौधे लगाने में भी कोई ऐसी संशय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसानों को इससे भी अधिक आय प्राप्त हो सकती है। साधारणतया जब बरसात शुरू होती है तो इसके पौधे लगाए जाते हैं और आरंभिक के 1 से 2 साल तक पौधों को काट छाँट करके अच्छा सा आकार दिया जाता है, इसका छत्रक तैयार किया जाता है, जिससे आने वाले समय में अच्छा फलन इसमें लिया जा सके। इसमें फूल आने का समय लगभग जब शीत ऋतु ख़त्म होती है, फरवरी के महीने में या मार्च के महीना आने पर, उस समय इसकी सुसुप्ता अवस्था ख़त्म होती है और उसी समय इसमें फूल आते हैं। फूल आने के साथ साथ में इसमें 1 महीने के बाद में, 1.5 महीने के बाद लगभग फलन शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादा गर्मी की अवस्था में क्या होता है कि फूल तो आते हैं लेकिन उसमें फल नहीं लगते हैं। जब बरसात आरंभ होती है उस समय, जब वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, उस समय इसमें फल लगते हैं और बाद में जाकर के लगभग 4 से 5 महीने बाद ये फल परिपक्व होते हैं। लगभग 5 महीने लग जाते हैं तापक्रम के अनुसार और मिट्टी की उर्वरता के अनुसार। लगभग 5 महीने के बाद ये फल पककर तैयार हो जाते हैं। खाद और उर्वरकों के बारे में अगर कहा जाए तो 1 वर्ष के पौधे को लगभग 8 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद और 50 ग्राम यूरिया, 25 ग्राम सिंगल सुपर फास्फोरस और 25 ग्राम के आसपास ही लगभग पोटास की आवश्यकता होती है। खाद और उर्वरक देने का समय जो होता है वो जब जाड़े की बाद में पौधे में जो सुसुप्ता अवस्था ख़त्म होती है और नई पत्तियां जब शुरू होती हैं, अंकुरण आने लगता है, उसमें नई पत्तियां आने लगती हैं, तो उसमें उस समय मिट्टी में दिया जाता है। लेकिन जो गोबर की खाद है वो बरसात शुरू होने के आसपास, या अगर सिंचाई के साधन है तो लगभग मार्च से अप्रैल के महीने में गोबर की खाद और रासायनिक खादों को दे करके और अच्छे से मिट्टी में मिला करके, एक सिंचाई अगर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, कर देनी चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि जो शरीफा के फलों का पकने का समय होता है, जिसमें फ्लावरिंग या पुष्पन या फूल जो आते हैं लगभग मार्च में या अप्रैल में आ जाते हैं, वो लगभग 5 महीने के बाद में अगस्त के महीने के अंत से वो फल पकना आरंभ कर देते हैं। शरीफे के फलों में इतना तो अच्छाई है, लेकिन एक बुराई भी है कि इसके फलों को बहुत दिन तक रखा नहीं जा सकता है। हालांकि कम तापक्रम पर लगभग 6 से 7 डिग्री या 8 डिग्री तापक्रम पर इसको 2-3 हफ्ते तक रखा जा सकता है। कच्चा फल तोड़ करके रखा जा सकता है, नहीं तो पकने के बाद में ये फल जल्दी ही ख़राब होने लगते हैं। तो किसानों को चाहिए कि जब ये ध्यान दें कि जो उसके एक क्योंकि ये संग्रंथित फल है, एग्रीगेट फ्रूट, तो संग्रंथित फल का मतलब हो गया कि एक छोटे कई फल मिला करके एक फल बनाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे खांचे होते हैं तो एक फल होता है। तो जब ये
परिपक्व होने लगता है तो जो खाँचों के बीच में जगह होती है उसमें हल्का हल्का सुनहरापन आने लगता है। इसको देख करके फल पक गया है तो किसानों को पहले से अंदाज़ा लग सकता है और उसी अनुसार फलों को डंठल के साथ कम से कम 4-5 सेंटीमीटर डंठल के साथ में उसको एक तेज़ धारदार चाकू से काट करके उसके बाद बाज़ार को इनको भेजना चाहिए। उसको फलों को टोकरी में अच्छे से कागज़ लगा करके, जिससे कि फल नष्ट ना हो, तो टोकरी में कागज़ लगा करके या कोई भी ऐसा जो कुशनिंग के लिए जो गद्दीदार कोई भी होता है, जो ख़ास तौर से बाज़ार में जो कागज़ के टुकड़े होते हैं आच्छादन किए हुए मिलते हैं, वो लगा करके पैकिंग करके बाज़ार में भेजा जाना चाहिए। शरीफा में साधारणतया कोई ये कीड़े या रोग नहीं लगते हैं। एक रोग लगता है, पत्तियों में धब्बा रोग लगता है, लेकिन अगर जल निकास और काट छाँट करके बगीचे को ठीक रखा जाएगा तो ये रोग भी बहुत कम लगता है। एक और कीड़ा लगता है कि जो कि फलों में लगता है। फलों में मीली बग, जो सफ़ेद रंग का कीड़ा होता है, वो फलों के जहाँ जो खाँचे होते हैं आप देखेंगे तो खाँचे के आसपास सफ़ेद रंग का रुई जैसा कीड़ा लगा दिखाई पड़ सकता है। तो साधारणतया अगर ऐसा बगीचे में किसान भाई देखते हैं तो जहाँ जो भाग इससे प्रभावित हैं उसको सिकेटियर से काट करके और बगीचे से अलग करके नष्ट कर देना चाहिए। इसके साथ साथ एक कीटनाशी हम बताते हैं, नोभान कहते हैं, डाइक्लोरवास बोलते हैं इसको। 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव भी किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब फल परिपक्व होने की अवस्था में होते हैं तब इस रसायन का छिड़काव कम से कम 15-20 दिन पहले ही कर देना चाहिए। उसके बाद में ही फलों की तुड़ाई होनी चाहिए और ऐसे फलों को तुड़ाई के बाद अच्छे से धो करके तभी विपणन के लिए लिया जाना चाहिए। शरीफे को जो इन सीटू बगीचा भी लगाया जा सकता है। इसके लिए जो गड्ढे तैयार किए जाते हैं उसमें 3-4 बीज बुआई कर देना चाहिए और जो बीजू पौधे होते हैं उन पर लगभग 6-7 या 8 महीने बाद में वो कलमी के लिए तैयार हो जाते हैं, ग्राफ्टिंग के लिए। और इसके लिए जो हमें पौधा लाना पड़ता है वो दूर से, चाहे 2000 किलोमीटर हो चाहे 4000 किलोमीटर हो, वहाँ से जो उसका जो सांकुर डाली होती है अच्छे किस्मों के, वो सीधे वहाँ से काट करके और गीले कपड़े या कागज़ में लपेट करके, चाहे जिस माध्यम से, बहुत जल्दी वायुयान से या जिससे भी ला करके और उस अपने खेत में ही इसको कलम करके भी इसके बगीचे की स्थापना की जा सकती है। तो ये कुछ मोटी बात अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो शरीफे की खेती से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। तो भी आपने रिपोर्ट देखी शरीफे की बागवानी से जुड़ी हुई। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जल निष्कासन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेत खलिहान। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है और इस भाग में हम बात करेंगे जल निष्कासन की। जी हाँ, अक्सर होता ये है कि मॉनसून में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या हो जाती है और ऐसे में हमारे किसानों के खेत भी डूब जाते हैं। इससे होता ये है कि वो अपनी मनपसंद फसल नहीं ले पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं फसल लेने में पूरा सीजन ही निकल जाता है। तो ऐसे में वैज्ञानिक तरीके क्या हैं, कैसे जल निष्कासन कर सकते हैं और अपने मन की फसल ले सकते हैं किसान, आइए जानते हैं। असम एक कृषि प्रधान राज्य तो है, लेकिन राज्य के ज्यादातर किसानों को ही गरीबी सीमा रेखा के नीचे वास करना पड़ता है यहाँ। इसकी प्रधान वजह है कि किसानों को आज भी निर्भर रहना पड़ता है बारिश के ऊपर। किसानों के खेतों में उपयुक्त समय पर जल की आपूर्ति करने के लिए जो विभिन्न व्यवस्थाएं हाथों में ली गई हैं, उनके सही तौर पर पूरा न होने के चलते ज्यादातर किसानों को मूलतः 3 खेतों के अलावा प्रधान तौर पर धान की खेती के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। असम सरकार द्वारा समय समय पर जल आपूर्ति और जल निष्कासन इत्यादि योजनाओं को ग्रहण तो किया गया है,
लेकिन अधिकतर योजनाओं के किसी कारणवश पूरा ना होने के चलते आज कई किसानों के संतानों को अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम की खोज पर जाना पड़ता है नगर अंचलों की ओर। लेकिन कुछ एक अंचलों में इन योजनाओं के सफल होने पर करीबन 24 गांव के किसानों को काफी फायदा भी पहुंचा है। आज हम अपने दर्शकों को इस योजना की सफलता का जो स्थान दिखाने जा रहे हैं वह है डिब्रूगढ़ जिला के अंतर्गत मोरान अंचल का कोमलदोई खेत का दृश्य। स्थानीय किसानों को पहले करीबन इस 1500 बीघा के वृहद जमीन पर 4 फुट तक पानी के भरे होने के चलते खेती करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज इसी जगह पर इस योजना के सफल होने पर कुल 24 गांव के किसान अपने कृषि कर्म को आगे बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब हुए हैं। আজি আমি এই কমলদৈ পথাৰত উপস্থিত হৈছোঁ। ইয়াত দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি কি এই কাম। ये है श्री रूपक कुमार बोरा जो है डिब्रूगढ़ जिला की एक कृषि अधिकारी। इनके अनुसार जल निष्कासन एवं किसानों की सुविधा के लिए इंडिकेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो कि सॉइल कंजर्वेशन के आधार पर लिया गया था, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को आरंभ किया सन 2012 के अंत में और इसी के तहत करीबन 24 गांव इनमें शामिल कर और 4 गांव पंचायतों के अंतर्गत 4 समितियों का इन्होंने गठन किया और इनके सुविधा अनुसार कुल 2 किलोमीटर की नाली का निर्माण कर करीबन 200 हेक्टेयर जमीन से जल निष्कासन की व्यवस्था ली गई और तब से किसान बिना किसी डर के अपने कृषि कार्य पर आत्मनिष्ठा से जुड़े हैं। इनके द्वारा सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट को तहे दिल से धन्यवाद दिया गया है। सन 2012 के 20 दिसंबर को IWMP डिब्रूगढ़ जिला के योजना के तहत करीबन 3 लाख रुपए की व्यय से 4 WC के ग्राम सेवा में पंचायत के चर्चा अनुसार खेतों में जमा रहे पानी को नजदीकी रहे नदी की ओर एक नाली के जरिए बहाने का सिद्धांत ग्रहण किया गया कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में। 2012 यह है स्वपन देव जो कि है गांव पंचायत 4 धामसी वार्ड के नोडल ऑफिसर। इन्हें यह कार्यभार दिया गया था दिसंबर के महीने में। अपने दायित्व का पालन करने के लिए इन्होंने खुद इन 24 गांवों का निरीक्षण कर इस कार्य को सफल करने के लिए सभी गांवों में सरपंचों से लिया सहायता। एक गांव पंचायत में सभा का आयोजन कर 4 समितियों का गठन करने के बाद हर एक को सौंपा गया अपना अपना कार्य और इसके तहत पहले तो क्या काम करना है और कैसे करना है इसके लिए कमेटी द्वारा अपने अपने राय रखे गए और फिर काम शुरू हुआ। इस कोमलदोई खेती में करीबन 2 किलोमीटर की नाली को तैयार किया गया एवं नाली को तैयार करने से पहले किसानों द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि इस जमीन पर करीबन 4-5 सालों से पानी जमा रहता है, जिसके चलते काफी परेशानियों का सम्मुखीन होना पड़ता है इन्हें और इसी बात को ध्यान में रख इन्होंने अपना कार्य संपन्न किया। और इसके बाद स्थानीय गाँव वासियों द्वारा खुद इस योजना के तहत श्रम कर करीबन 1 साल के अंदर एक नाली का निर्माण करके खेतों में जमा हुए पानी को बहाने में कामयाबी हासिल की गई। যোৱা 12 চনতে আমি এটা ইয়াত ড্ৰেইন খানিবৰ কাৰণে ৰাইজে WC মানে অনুৰোধ জনাইছিল
আৰু এই ড্ৰেইনটো এই কাৰণে খানিবলৈ ৰাইজে কৈছিল। আমাৰ সন্মুখত এখন ডাঙৰ यह है अरूप बरुआ পথাৰ আছিল। जो कि पोथालीबाम गांव के एक निवासी हैं। 5খন গাঁৱৰ ওপৰত इनके अनुसार सन 2012 में गांव वासियों द्वारा सरकार से ड्रेन निर्माण करने का अनुरोध किया गया था, গাঁৱৰ মানুহে ইয়াত क्योंकि इनके गांव में रहे करीबन 1500 बीघा जमीन पर पानी के जमाव के कारण खेती करने में किसानों को काफी असुविधाएं आती थी। গতিকেলৈ এই और इनकी बातों को तवज्जो देकर इस योजना के तहत यहाँ एक नाली का निर्माण किया गया। इस कार्य के बाद इन लोगों को खेती करने में काफी सुविधाएं आई। পানীখিনি ওলাই যোৱা यह नाली कमलदोई खेत से शुरू कर यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर रहे एक जलाशय से जोड़ा পানীৰ गया। কাৰণে সমস্যা इस नाली के निर्माण कार्य में किसी बाहर के मजदूरों की सहायता नहीं ली गई थी। यह पूरा काम इन गांव वासियों ने स्वयं किया, जिसके लिए इन्हें मजदूरी भी दी जाती थी। কৰি দিছিলোঁ আৰু নলাটো কোনো पूरे गांव वासियों की तरफ से इस योजना से जुड़े हर एक अधिकारी को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया गया है। और साथ ही इनसे मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत और भी कामों को हाथों में लिया गया है। হৈছে তেওঁলোকে इनका कहना है कि अगर यह सभी कामें सही तौर पर और निश्चित समय पर पूरा हुआ तो इसका लाभ इन्हें जरूर पहुंचेगा। आज हर एक किसान बिना किसी डर, बिना किसी चिंता के अपने कृषि कार्य में पूरे आत्मनिष्ठा के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह अगर एक निर्दिष्ट समय पर हर उपयुक्त योजनाओं को सफल बनाया गया तो निश्चित ही असम के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जल निष्कासन के बारे में। आशा करते हैं उन किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये राहत की रिपोर्ट होगी जिनके खेतों में पानी भर जाया करता था और वो अपनी मनपसंद की फसल नहीं ले पाते थे। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि हमारे किसान कैसे शरीफे का बाग लगा सकते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं। इसी के साथ ही आज के खेत खलियान में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।